पहले बात करेंगे संभल से बड़ी खबर की, जहां रिश्वत लेते एडीओ पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने धर दबोचा है। ग्राम पंचायत अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई दोनों के खिलाफ की गई है। वेतन निकालने के नाम पर रिश्वत मांगने का इन दोनों पर आरोप है। बहजोई विकास खंड का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल से बड़ी खबर है, जहां रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने एडीओ पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटर को धर दबोचा है। 10,000 रुपए की रिश्वत ये दोनों ले रहे थे। आपको बता दें, ग्राम पंचायत अधिकारी की शिकायत पर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वेतन निकालने के नाम पर रिश्वत मांगने का दोनों पर आरोप लगा है, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की है। बहजोई विकास खंड का ये पूरा मामला है, जहां ये गिरफ्तारी एंटी करप्शन की टीम ने की है। मेरे द्वारा एंटी करप्शन विभाग को मुरादाबाद को शिकायत की गई थी 29 जुलाई 2024 में, जिसमें मेरे द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री गुरदाल सिंह द्वारा वेतन निकालने के संबंध में मुझसे 10,000 रुपए की मांग की गई थी। ठीक है। तो मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन विभाग ने आज 1 अगस्त 2024 में सुबह के समय तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको रंगे हाथों दबोच लिया, जिसमें 10,000 रुपए पैसे एंटी करप्शन ब्यूरो टीम द्वारा पकड़ा गया है। आकाश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर और एडीओ पंचायत श्री गुरदयाल सिंह। तो जो पैसे किसको दिए थे? मैंने एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद जयंत चौधरी स्किल इंडिया योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं के अभिनंदन समारोह में भी शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत में जयंत चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बजट में बहुत कुछ दिया है। मुरादाबाद में पूर्व सांसद एसटी हसन ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति पूछने जाने वाले मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर अनाप शनाप बोलते रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी एक कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हिंदुओं में सबसे ऊंची जाति होती है। पार्लियामेंट के अंदर तहजीब होती है, किसी से इस तरह का सवाल नहीं किया जाता। वहीं गिरिराज सिंह के बयान पर हमला बोलते हुए एसटी हसन ने कहा कि गिरिराज सिंह अनुराग ठाकुर के उस्ताद हैं। गिरिराज सिंह ने भी हमेशा यही चाहा कि हिंदू मुस्लिम के प्यार मोहब्बत को खत्म कर राजनीति की जाए। अनुराग ठाकुर ने ये सब उन्हीं से सीखा है। सबको गद्दार बता दिया था। आपको ध्यान होगा कि जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा था कि गोली मारो सालों को, सबको गद्दार बता दिया था। अब उन्होंने जाति पूछ ली। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी जी एक कश्मीरी पंडित फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो हिंदुओं के अंदर सबसे, मैं मानता हूँ, सबसे ऊंची कास्ट की जाति होती है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कुछ तहजीबें होती हैं। पार्लियामेंट के अंदर किसी से सवाल नहीं किया जाता कि क्या तुम किस जाति के हो, क्या मतलब है आपका, क्या कोई वाल्मीकि या जाटव या कोई कुरैशी या अंसारी है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। जाति जनगणना की अगर कोई बात कर रहा है तो उससे उसकी जाति पूछी जाएगी। इंसाफ दिलाने के लिए जाति जनगणना की बात सब लोग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? तो अनुराग ठाकुर जी को इतने सीनियर मेंबर हैं और मेरे भी सीनियर थे, कम से कम उनको पार्लियामेंट्री तहजीबों का एहसास होना चाहिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन करते हुए सहारनपुर डीएम मनीष बंसल समेत वरिष्ठ एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं डीएम और एसएसपी ने निर्देश दिए कि सभी शिवालयों में साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। क्योंकि आज पीक पर है कांवड़ यात्रा, कल जलाभिषेक होगा विभिन्न शिवालयों पर और सभी कांवड़िए हैं इस समय अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने गागलहेड़ी तिराहे से लेकर
शहर के मध्य से घंटाघर होते हुए सरसावा तक पूरा रूट जो हमारा मुख्य रूट है उसका पूरा भ्रमण किया है और देखा है कि किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई मूवमेंट जो है वो ट्रैफिक की हो या फिर कावड़ियों की हो, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हो रहा है और सभी चीजें ठीक पाई गई हैं और लगातार हमारे सभी अधिकारी मुस्तैदी से तैनात हैं। हमारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे पुलिस के अधिकारी वो 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी फंक्शनल है। कल लगभग 10 बड़े शिवालय हैं, मंदिर हैं जहां पर जलाभिषेक कल दोपहर से जो बताया गया है कि मुहूर्त है प्रारंभ होगा और उस समय हमारी सभी मंदिरों पर भी ड्यूटीज रहेंगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी के पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्रा पूर्व सैकड़ों लोगों के साथ अपर श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भू माफियाओं की ओर से किए जा रहे अवैध कब्जों को लेकर एक पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के ही कुछ लोग वरिष्ठ लोगों की फोटो लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, साथ ही किराया भी वसूल कर रहे हैं। इस संबंध में अपर श्रमायुक्त पीके सिंह ने बताया कि मामले को लेकर टीम गठित करने के साथ ही निरीक्षण भी किया गया है। इसकी एक रिपोर्ट श्रमायुक्त को भेज दी गई है। इसके बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रश्न में अपने बता रहे हैं, यही बात उनके द्वारा बताई गई। जब मैंने अभी पिछले 20 दिन 25 दिन पहले जब कार्यभार यहाँ ग्रहण किया था तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था, तो मैंने इसकी गंभीरता देखते हुए तत्काल एक टीम गठित की थी। तो वो लोग मौके पर जाकर के वहाँ पे एक अपनी आख्या दिए थे, जिसमें ऐसा पाया गया कि 20 परिवार वहाँ पिछले काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, जिसमें लगभग उनके परिवार के 65-70 परिजन हैं। तो इसकी पूरी रिपोर्ट बना करके हमने श्रमायुक्त महोदय को प्रेषित कर दी थी और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसमें किस किस तरह की कार्रवाई अपनाई जाए। तो आज का भी इनकी मांग यही थी कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे अवैध कब्जा किए हुए हैं और भूमाफिया प्रकट गए हैं। क्योंकि भूमाफिया कोई भी होगा तो आप जानते हैं सरकार का संकल्प है, कोई भूमाफिया किसी भी संपत्ति पे केवल सरकारी नहीं कब्जासीन रहेगा। तो इसको जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए और नगर निगम से और प्लस अपने जो हमारे श्रमायुक्त महोदय उनके निर्देशानुसार इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई अपनाई जाएगी। देखिए 15 तारीख को ये चूंकि अवैध कब्जा हटना था, अवैध कब्जा 15 जुलाई को नहीं हटा। पूर्व में भी कई बार ऐसे प्रयास किए गए हैं और विभाग द्वारा उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। क्योंकि अधिकारियों की हिलाहवाली की वजह से काम नहीं हो पाया, जिसको लेकर रोष के कारण मैंने उनको 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की मैंने घोषणा की थी। इसका लिखित पत्र मैंने सारे संबंधित अधिकारी, सारे सक्षम अधिकारियों को भेजा था। क्योंकि विभाग द्वारा ऐसा मुझसे आग्रह किया गया कि आप मानवीय दृष्टिकोण को अपनाइए, 1 माह के अंदर इस कार्य को हम संपादित कराएंगे, इस कार्रवाई को संपादित कराएंगे। उसी के क्रम में आज हम लोग क्षेत्रीय जनमानस के साथ, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में हमने अपर श्रमायुक्त को प्रत्यावेदन दिया है कि आप इन गरीबों की छत न छीने, या तो आप इन्हें आवंटित कर दें या इन्हें पुनर्वास करा दें, लेकिन किराएदारी पूर्ण रूप से कल की डेट से ही बंद कर दें, ऐसा निवेदन प्रस्तुत किया। और नहीं होने की स्थिति में 1 माह के बाद हम लोग उसको जन आंदोलन का रूप देंगे। वहीं कासगंज शहर के सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज में 44 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी बच्चों को जिला अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया गया कि खराब खाना खाने की वजह से बच्चों के पेट में दर्द होने लगा। खाना खाने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें परोसी गई दाल में कीड़े थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम संजीव कुमार और फूड अधिकारी सुनील कुमार भी मौके पर पहुंच गए। फूड अधिकारी ने दाल रोटी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। खाने में क्या खाया था? दाल रोटी। दाल काय की किसकी चीज थी? अच्छा, तो ये खाना आपका स्कूल में ही बनता है या कहीं बाहर से आता है? बाहर से खाना आता है। क्या खाया था आपने खाने में? दाल रोटी। दाल किस चीज की थी? ये नहीं पता आपको? क्या नाम है आपका? हनी? अली। बच्चों को सुबह जो MDM प्राप्त हुआ, जो कि एक NGO द्वारा भेजा जा रहा है, लेकिन मैं विगत 4-5 महीने से इस खाने को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही इसकी गुणवत्ता खराब रही है और पहले भी बच्चा बीमार पड़ा है और कई बच्चे पहले भी बीमार रहे हैं। मैं बच्चों के स्वास्थ्य पर दृष्टिगत रखते हुए, लेकिन आज इस सत्र में 1 अगस्त को पहली बार भोजन लिया, जो कि भोजन में बच्चों ने आकर के मुझसे कहा कि इसमें
दाल में कीड़े हैं और रोटियां खाने लायक नहीं है। कितने बच्चे बीमार हुए होंगे इससे जो है? लगभग 40-45 बच्चे अस्वस्थ हुए हैं। उनको खाना खाने के 15-20 मिनट बाद ही उल्टियाँ और पेट में दर्द होने लगा, जिससे कि बच्चे गिरने लगे और उनको फिर हमने अपनी प्राथमिक चिकित्सा किया, उनको सुविधा दी, जल्द से हमने उनको कुल्ला वगैरह करवाया। कन्नौज से जिला अस्पताल का मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखकर मुख्य विकास अधिकारी भड़क गए। अस्पताल परिसर में गंदगी को लेकर उन्होंने सीएमएस शक्ति बसु को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही संचारी रोग की रोकथाम के लिए भी व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीडीओ साहब का औचक निरीक्षण था चिकित्सालय का, और वो आए थे चूँकि अब थोड़ा संचारी रोग का सीज़न भी है और चिकित्सालय में फुटफॉल बढ़ गए हैं, तो इस बात में कि मतलब सारे रोगियों को सारी सुविधाएं मिल रही कि नहीं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने पंजीकरण से लेकर के विभिन्न विभागों में उन्होंने भ्रमण किया और पंजीकरण, ओपीडी सेक्शन, पैथोलॉजी, एनआरसी, किचन और एक्सरे, रेडियोलॉजी, इन सब विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ पे मौजूद मरीज़ों से भी बातचीत करी, वहाँ के चिकित्सकों से भी बातचीत करी और उन्होंने साफ़ सफाई के कतिपय निर्देश दिए और थोड़ा भीड़ को मैनेजमेंट के, क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। वहीं मुरादाबाद कमिश्नर के निर्देश पर असिस्टेंट कमिश्नर सर्वेश गुप्ता की टीम ने रामपुर स्थित एआरटीओ और बीएसए ऑफिस में छापा मारा, जिस दौरान टीम ने एआरटीओ ऑफिस से एक 15 साल से जमे प्राइवेट कर्मचारी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं टीम की कार्रवाई के चलते बीएसए कार्यालय से लेखाधिकारी के ऑफिस से एक कर्मचारी पिछले दरवाजे से भाग निकला। आपको बता दें कि लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों का संज्ञान लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विशेष तौर से अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति और कोई बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति तो नहीं। आरटीओ ऑफिस में एक बाहरी व्यक्ति काम करता मिला, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से जेल भेज दिया गया और बीएसए ऑफिस में यहाँ पर कई लोग अब्सेंट हैं। वित्त लेखाधिकारी अभी तक ऑफिस में नहीं है और उनके असिस्टेंट भी ऑफिस में नहीं है। कुछ लोगों की छुट्टियों की एप्लीकेशन पोर्टल पे हैं, बट वो स्वीकृत और रिजेक्ट नहीं की गई। सर, एक लेखा विभाग से जो है आदमी पिछले रास्ते से बाइक लेके भागा है निकल के। अब वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो मेन गेट इसी को समझता था। हमने इसलिए फोर्स इसी गेट पे लगाई थी, कोई बाहर न जाने पाए, जो अंदर है जिससे पहचान हो सके कि कौन सरकारी आदमी है, कौन गैर सरकारी आदमी है। अगर ऐसा है कोई पीछे से भगा है तो मैं बीएसए से एक उनसे टिप्पणी लूँगा, रिपोर्ट लूँगा कि कौन था और क्यों भागा। और खबरों में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। क्या बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ, सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुँच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं
हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक लेते हुए फिरोजाबाद में भी अधिकारियों ने कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने तमाम कोचिंग सेंटरों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि दिल्ली की घटना को देखते हुए फिरोजाबाद के कोचिंग सेंटरों में भी छापेमारी की जा रही है। ऐसे कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, वहां सुरक्षा के मानकों को देखा गया। उन्होंने कहा कि बिना सुरक्षा के मानक पूरे किए और विकास प्राधिकरण से स्वीकृत लिए बिना ही कोचिंग चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी कोचिंग सेंटर संचालकों को कमियों को दुरुस्त करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है। घटना को मद्देनजर रखते हुए यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में विकास प्राधिकरण से नक्शे पास हैं कोचिंग संचालन के लिए नहीं, फायर सेफ्टी की व्यवस्था है कि नहीं, उसके लिए फायर विभाग और डीवाईएस साहब शिक्षा विभाग के अधिकारी, ये सारी चीज़ें आज देखी गई हैं। क्योंकि सब जगह बच्चे जो है वो पढ़ते हुए पाए गए हैं, बेसमेंट में बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं और ऐसी जगह जहाँ प्रवेश और निकास एक ही है, 50-50 बच्चे एक कोचिंग में बेसमेंट में, जहाँ अगर कोई पानी भर जाए या आग लग जाए तो उससे निकलने के रास्ते पर्याप्त नहीं हैं। उनको चेतावनी दी गई है, नोटिस दिया जाएगा और ये बताया गया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से कि आज शाम तक ये अपना सारे प्रपत्र जो प्रशासन से मिले हैं अनुमति उसको दिखा दें, अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्रवाई करते हुए सील भी किया जाएगा और जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या मामला था पूरा ये? हाँ, थोड़ा सा जो दिल्ली की घटना घटी तो उसको देखते हुए देखा गया है, क्योंकि बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम लोग चेतावनी किए हैं कि आप लोग इसकी व्यवस्था सब कर लो, सभी सुविधाएं व्यवस्थित कर लो, कोई घटना घटित न होने पाए और आप लोग 2 दिन के अंदर अपना सिविल कागजात को दिखा दीजिए। कुछ कामयाबी मिलेगा कहीं? नहीं, सभी जगह क्लासेस चल रहे हैं, देखा गया क्लासेस चल रहे हैं, लाइब्रेरी चल रही है, तो सबको जो है चेतावनी उनको दिया गया है कि उसको जो है सभी सुविधाएँ कर लें, फायर व्यवस्था कर लें, यदि कहीं दिक्कत हो देख लें और नक्शा न पास हो तो उसको दिखवा लें। सर कोचिंग की आड़ में स्कूल भी चलाए जा रहे हैं, उसको भी देखा गया है। सबसे पहले मैं बताऊं ये शिक्षण संस्थान नहीं, ये कोचिंग सेंटर है और दिल्ली की घटना को देखते हुए यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो विद्यालय समय में संचालित नहीं हो सकते, जबकि आज ये पाया गया कि विद्यालय समय में सभी संचालित हैं। तो सबसे पहले तो इनको ये निर्देशित किया जाएगा और नोटिस जारी किया जाएगा कि ये विद्यालय समय में संचालित ना करें, क्योंकि ये डमी क्लास के अंतर्गत आते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड है। सर, कई शिक्षण संस्थान भी ऐसे हैं जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, वो उसमें बेसमेंट में क्लासें चल रही हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है, क्या चेकिंग की गई अभी तक इस मामले पर? अभी मैंने इसी माह में कार्यभार ग्रहण किया है, तो मेरे अभी ऐसे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, रुक करेंगे हरदोई से खबर का, जहां हुई वकील की हत्या को लेकर कानपुर के वकीलों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते भारी संख्या में वकीलों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है और वकीलों की सुरक्षा की मांग उठाई है। कानपुर के लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वकीलों की हत्या कर दी जाती है, जिसे अधिवक्ता वर्ग के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे अधिवक्ता साथी की हरदोई में गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्यारे पकड़े नहीं गए। इसके पूर्व कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, सीतापुर, गाजियाबाद निरंतर अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं और उसी को लेकर हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया कि तत्काल मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और अधिवक्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी करावें। दिवंगत अधिवक्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दें। अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों की सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करें, अन्यथा हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रदेश के लाखों अधिवक्ता सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। अधिवक्ता संघ का प्रत्यावेदन जो प्राप्त हुआ है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश को भेज दिया जाएगा। आज ही सर, आज ही भेज, आज ही जाएगा, आज ही जाएगा, आज ही। सदन में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जाति जनगणना वाले बयान को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है। इसी के चलते गोरखपुर में कांग्रेसियों ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने अनुराग ठाकुर की सदस्यता रद्द करने की भी मांग उठाई। वहीं प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया है। हुआ जो परसों काम हुआ सदन में, अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने दलित और पिछड़े गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते आ रहे हैं, जिसकी जातिगत जनगणना कराने के लिए आदरणीय राहुल गांधी ने सदन में जो आवाज उठाई, तो भाजपा के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर का कहना है कि पहले आप अपनी जात बताइए, उसके बाद जाति जनगणना करवाइएगा। आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर जैसा छुछेरा व्यक्ति, जिसकी खुद जात नहीं मालूम है, खुद माँ का नाम नहीं मालूम है, वो राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा है कि अपनी जात बताइए। आज इसको लेकर के राहुल गांधी जी को जिसने अपमानित किया है, आज पूरा कांग्रेस पार्टी लेकर के सड़क से सदन पे लड़ने का काम किया है। अनुराग ठाकुर का पुतला जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से फूंकने का काम हुआ है। बाराबंकी में एक स्कूल वैन ड्राइवर का 5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत बच्ची के परिजनों ने स्कूल प्रबंधक समेत पुलिस से की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपी ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है। तो उनके जो बड़े महंत हैं बुधायन दास को फोन लगाया, हमने लाइन पे लिया, तो उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट दावे गए या कुछ भी किया गया वो हम बता नहीं सकते हैं आपसे। उसको पेन हो रहा था जब वो टॉयलेट जा रही थी। उसने रात में जब उसके पिता सो गए तो उसने अपनी माँ को बताया, तो उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ को बताया, विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक के रूप में देखते हैं। हमसे कहने लगे जगन्नाथ ऐठ के कि हमने कहा बाहर खड़े हैं, उन्होंने कहा पहले कैमरा देखो, तो हम कैमरे के पास गए और ये सामने बैठे रहे आधा घंटा तक। इन्होंने कहा हमको पहले मैटर बताओ, इनको पूरा मैटर पता था, अब बताओ ये हम कितनी बार बताते। फिर इन्होंने एक्शन में आके बोले कि यहाँ मत दिखाई पड़ना, कॉलेज के बाहर दिखाई पड़ना। उन्होंने अपने जो इनका मैनेजमेंट देखता है प्रथम तिवारी, उसको बुलाया और उससे सीधे उसकी बाइक से आके विद्यालय के अंदर परिसर में उसको लेके आए। हमने उसको खींचने का प्रयास किया, मगर ये दोनों लोग मिलके उसको अंदर लेके आए और हमें भगा दिया। फिर हमने अपने जो भी खास थे मित्र को, भाई को सब बताया, फिर हम लोग यहाँ आए हैं। थाना रामनगर क्षेत्र में एक छोटी सी बच्ची जो माइनर है, वो स्कूल में आती जाती थी वैन से, स्कूल की ही वैन थी, यानी वाहन स्कूल का ही था। उसका जो ड्राइवर था उसने उस छोटी सी बच्ची के साथ इंडिसेंट हरकत किया है। निश्चित तौर पे यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें जो स्कूल प्रबंधन है वो भी दोषी है। इस संबंध में बच्ची के परिजन के एप्लीकेशन के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 468/24 जो BNS की धारा 65 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 और 35 (2) BNS की धारा इसमें लगाई गई है।